आज हम लोग क्लास 12th के दैनिक जीवन में रसायन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसके अंतर्गत हम लोग आज के सेशन में मेडिसिन के बारे में जानेंगे। मेडिसिन मेडिसिन यानी दवा के बारे में जानेंगे, जो कौन से मेडिसिन किस बीमारी के लिए प्रयोग किया जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ड्रग्स के बारे में, औषधि के बारे में। औषधि के बारे में जानेंगे। तो कहा जाता है वैसे रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग मनुष्य या जानवरों के रोगों के इलाज या रोकथाम के लिए किया जाता है, औषधि कहलाते हैं। ये निम्न आणविक द्रव्यमान वाले रसायन होते हैं। इसका जो अणुभार होता है ड्रग्स का, इसका बहुत ही कम अणुभार होता है, अत्यंत कम अणुभार। चलिए नेक्स्ट, रसायन चिकित्सा क्या है ये समझिए। कीमोथेरेपी इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1913 में पॉल एहरलिच साहब ने किया था, जिसका अर्थ होता है रसायन से इलाज, अर्थात केमिकल से इलाज। केमिकल से इलाज कराने की पद्धति को ही कीमोथेरेपी अर्थात रसायन चिकित्सा कहलाता है। इनके अनुसार जिन रसायनों का प्रयोग संक्रमणकारी सूक्ष्मजीवों के नष्ट करने में किया जाता है तथा पौष्टिक को कोई हानि नहीं होती है, रसायन चिकित्सा कहलाती है। अर्थात इसका अर्थ ये है, जो जिन केमिकल का प्रयोग हम लोग संक्रमणकारी सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने में किया जाता है, हमारे शरीर को जो सूक्ष्मजीव नुकसान पहुंचाता है उसको मारने में किया जाता है, और हमारे शरीर को मतलब पोषक मतलब हमारा शरीर को कोई हानि नहीं होती है, तो ये पद्धति रसायन चिकित्सा कहलाती है। औषधि को कभी भी अनुशंसित मात्रा से ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो वह विष का रूप धारण कर लेता है। जब भी आप मेडिसिन लेते हैं तो ये मेडिसिन को एक डोज में ही लेनी चाहिए, जो डोज आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, अनुशंसित मात्रा जो कहा जाता है इतना ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो यह विष का रूप धारण कर सकता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण औषधि के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है पीड़ाहारी, जिसे दर्दनाशक भी कहा जाता है और अंग्रेजी में एनाल्जेसिक कहते हैं। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि पीड़ाहारी से क्या समझते हैं, या दर्दनाशक से क्या समझते हैं, या एनाल्जेसिक क्या होता है। तो इसका जवाब है वैसे औषधि जो शरीर के दर्द को कम करती है, दर्दनाशक कहलाती है। जो औषधि, जो मेडिसिन, जो ड्रग्स शरीर के दर्द को कम करती है, वे दर्दनाशक कहलाती है या पीड़ाहारी कहलाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक निंद्राकारी पीड़ाहारी, एक अनिंद्राकारी पीड़ाहारी। निंद्राकारी पीड़ाहारी ये जो मेडिसिन होती है, ये नींद उत्पन्न करके दर्द को कम करती है, और अनिंद्राकारी पीड़ाहारी जो होती है बिना नींद उत्पन्न किए दर्द को कम करती है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब निंद्राकारी पीड़ाहारी तब ली जाती है जब असहनीय दर्द हो, असहनीय दर्द हो तब निंद्राकारी पीड़ाहारी ली जाती है। काफी दर्द हो, जब दर्द पेशेंट को बर्दाश्त नहीं हो, तब डॉक्टर निंद्राकारी पीड़ाहारी पेशेंट को देता है, नींद उत्पन्न करके दर्द को कम कर देता है, और निंद्राकारी बिना नींद उत्पन्न किए करता है कम। चलिए देखिए निंद्राकारी पीड़ाहारी क्या है। वैसे पीड़ाहारी जो नींद उत्पन्न कर दर्द को कम करता है, निंद्राकारी पीड़ाहारी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, मोर्फिन आता है, हेरोइन आता है, कोडीन आता है, ये सब चीजें आपका आता है किसमें, निंद्राकारी पीड़ाहारी में।
ये जो मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन जो देख रहे हैं, ये एक तरह से भांग का ही रूप है, भांग या गांजा का ही रूप होता है। ये सब उसी का रूप है। मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, ये सब जो है नींद उत्पन्न करके दर्द को कम करता है। इसका प्रयोग असहनीय दर्द में किया जाता है। इसका लगातार उपयोग करने पर लत लग जाता है। ध्यान रहे, निंद्राकारी पीड़ाहारी का प्रयोग लगातार नहीं करनी चाहिए, जिसका लत लग सकता है, एडिक्शन हो सकता है। मतलब इस दवा के बिना आप नहीं रह पाइएगा, ये एडिक्शन हो जाता है, लेना ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, अनिंद्राकारी पीड़ाहारी। वैसे पीड़ाहारी जो नींद उत्पन्न किए बिना दर्द को कम करता है, अनिंद्राकारी पीड़ाहारी कहलाते हैं। ये जो पीड़ाहारी है, नींद उत्पन्न किए ही दर्द को क्या करता है, कम कर देता है। बिना नींद उत्पन्न किए दर्द को कम करता है। वैसे पीड़ाहारी जो नींद उत्पन्न किए बिना दर्द को कम कर देता है। इसमें नींद उत्पन्न नहीं होती है। जैसे एस्पिरिन होता है, पैरासीटामोल होता है, नोवालजीन होता है, एनासिन होता है, सीरीडोन होता है, ये सब जो है आपका नींद उत्पन्न किए बिना ही दर्द को कम कर देता है। जैसे देखिए, एक हम मेडिसिन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये मेडिसिन कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर है, ध्यान से देखेंगे। ये है आपका, देखिए यहाँ जो है हम चर्चा जो कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, इस मेडिसिन का नाम है एसिलोफ्लाम प्लस, लेकिन इसमें कौन से केमिकल दिया हुआ, वो केमिकल का नाम यहाँ पर RX करके लिखा रहता है, एसिक्लोफेनिक एंड पैरासीटामोल। ये आपका केमिकल, हम इसी केमिकल की बात करते हैं, इसी केमिकल की। ये नाम तो कुछ भी हो सकता है। ये जो नाम दिया गया है, ये नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी कंपनी अपने अपने नाम से बनाती है। इसका नाम एसिलोफ्लाम रख दिया है, अपने अपने ढंग से कोई बना सकता है। इसी तरह सुमो होता है, बहुत सारा चीजें आती है मार्केट में, लेकिन मुख्य रूप से उसमें केमिकल कौन से हैं, कंपोजिशन क्या है उसका, जैसे एसिक्लोफेनिक है और पैरासीटामोल है। इससे पकड़ में आ जाता है जो ये मेडिसिन किस बीमारी में काम आएगा। तो एसिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल ये दर्द में काम आने वाला है। कौन सा दर्द में, अनिंद्राकारी पीड़ाहारी में। ये मेडिसिन लेने पर आपको दर्द कम हो जाएगा और नींद उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यही आप अगर ये निंद्राकारी पीड़ाहारी आप लेते हैं, निंद्राकारी पीड़ाहारी लेते हैं, तब आपका, जैसे आप मॉर्फिन लेते हैं, हेरोइन लेते हैं, कोडीन लेते हैं, तब आपको नींद उत्पन्न करके दर्द को कम करेगा। इसमें नींद आता है, ये सब लेने के बाद नींद आने लगता है, पेशेंट सो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हम लोग, ये है आपका तो आप समझ गए होंगे, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, एस्प्रिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, नोवालजिन हो गया, एनासिन हो गया, सेरिडोन हो गया, ये सब आपका अनिंद्राकारी पीड़ाहारी होता है। आगे है ज्वर नाशक। ज्वर मतलब होता है बुखार, बुखार को नाश करने वाला। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंटीपायरेटिक। क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक। वैसे औषधि जिसका प्रयोग उच्च ज्वर में शरीर के ताप को कम करने में किया जाता है, ज्वर नाशक कहलाता है। जो औषधि का प्रयोग उच्च ज्वर में, जब शरीर का ताप बढ़ जाए तब शरीर के ताप को कम करने में किया जाता है, क्या कहलाते हैं, ज्वरनाशक कहलाते हैं। ये बुखार की दवा होती है, ज्वरनाशक। परीक्षा में क्या पूछेगा, ज्वरनाशक से आप क्या समझते हैं, दो ज्वरनाशक का उदाहरण दीजिए, दो एंटीपायरेटिक का उदाहरण दीजिए। तो ध्यान रहे, एस्प्रिन आपका हो जाएगा ज्वरनाशक, 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड है। देख लीजिए यहाँ पर एक, ये दो ये एसिटोक्सी है और ये बेंजोइक एसिड है। तो 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, इसी को हम एस्प्रिन कहते हैं। एस्प्रिन का प्रयोग दर्द में भी होता है। देखिए एस्प्रिन का बहुत सारा प्रयोग होने लगा है, दर्द में भी होता है, बुखार में भी होता है, और हार्ट अटैक वाले पेशेंट को भी ये दवा दी जाती है, ध्यान रहे। तो एस्प्रिन को हमेशा याद रखिएगा। एस्प्रिन का सूत्र भी ध्यान रखना है, कभी कभी एस्प्रिन का सूत्र भी पूछ देता है।
तो इसका 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है इसका केमिकल नेम, और इसका जो कमर्शियल नेम होता है एस्प्रिन होता है। डॉक्टर एस्प्रिन के तर्ज पर इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए, ज्वरनाशक, तो ज्वरनाशक में आपका उदाहरण होगा बुखार को कम करने वाली दवा हो गया एस्प्रिन। नेक्स्ट है आपका पैरासीटामोल, बहुत ही फेमस ये मेडिसिन है, बहुत प्रयोग में लाया जाने वाला मेडिसिन है। इसका नाम होता है 4-एसिटामाइडोफिनॉल। 4 यहाँ पर 1 2 3 4 4 एसिटामाइडो, ये 4 एसिटामाइडो है और फिनॉल का सूत्र ये हो गया। तो 4 एसिटामाइडोफिनॉल को ही क्या कहा जाता है, पैरासीटामोल कहा जाता है। ध्यान रहे, ज्वरनाशक एक एस्प्रिन हो गया, एक पैरासीटामोल हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, एस्प्रिन का प्रयोग हृदयाघात, हार्ट अटैक से बचाव में किया जाता है। देख रहे हैं, 3 जगह प्रयोग हो गया। एक तो आपका दर्दनाशक में प्रयोग होगा, एक ज्वरनाशक में बुखार में, और एक हार्ट अटैक हृदयाघात वाले पेशेंट को दी जाती है। एस्प्रिन का प्रयोग खाली पेट में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आमाशय में जल अपघटित होकर सैलिसिलिक एसिड बनाती है, जिससे आमाशय से रक्तस्राव होने लगता है। ध्यान रहे, ये जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन का प्रयोग खाली पेट में नहीं खाना चाहिए, भोजन करके ही इस सब का प्रयोग करनी चाहिए। दर्द की दवा, ध्यान रहे, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक, ये दो मेडिसिन जो है आपको, दो मेडिसिन आपको हमेशा खाना खाने के बाद ही करनी चाहिए। दर्द की और बुखार की जो दवा होती है ये आपको खाना खाने के बाद ही खानी चाहिए, खाली पेट में नहीं खानी चाहिए, नहीं तो आपको ये नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। प्रति अम्ल, एंटासिड, एंटासिड वैसे औषधि जो पेट की अम्लता को कम कर नियंत्रित करती है, पेट की अम्लता को कम करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका पेट की अम्लता को कम करने वाली दवा को क्या कहते हैं, एंटासिड कहा जाता है। वैसे औषधि जो क्या है आपका, वैसे औषधि जो पेट की अम्लता को कम कर नियंत्रित करता है, प्रति अम्ल कहलाते हैं ये चीजें, एंटासिड। ये उदाहरण हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोल्टस होगा। इसी तरह आपका है, ध्यान से देखेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद आपका है रेनिटिडिन, सिनिटिडिन, ईटीसी, बहुत प्रकार के एंटासिड मार्केट में अवेलेबल है जो पेट की अम्लता को कम करता है। अर्थात ये जो दवा होती है, पेट में जलन हो, गैस की समस्या हो, खट्टा डकार आए, तब ये एंटासिड डॉक्टर पेशेंट को देती है, सलाह देती है लेने के लिए एंटासिड। एंटासिड में क्या क्या आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, रेनिटिडिन, सिनेटिडिन, कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रयोग में लाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट ये सब प्रयोग में लाया जाता है। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर एंटासिड हम लिए हैं, ध्यान से देखिए, ये एंटासिड है आपका, ये एंटासिड को आप अपना देख सकते हैं ध्यान से, एक उदाहरण के तौर पर लिए हैं। ये एंटासिड मेडिसिन का नाम ही रखा गया है, और इसमें कंपोजिशन जो है, उस कंपोजिशन को आप देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, देख रहे हैं ना, 1000 mg, देख रहे हैं ना, 1000 मिलीग्राम है ना, 1000 मिलीग्राम। आप सोच सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट 1000 मिलीग्राम, अनुभार इसका कितना कम है, मिलीग्राम में दिया हुआ अनुभार, इसलिए पहले ही दिया था। इसका मेडिसिन का जितना भी आपका औषधि है उसका आणविक द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। तो इसमें आपका जो कंपोजिशन है, जो केमिकल है, वो केमिकल का क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग एंटासिड के रूप में किया जा रहा है, अर्थात पेट की अम्लता को कम करने में या नियंत्रित करने में किया जा रहा है। ये चीजें हैं इसमें, ठीक है, तो समझ पा रहे हैं सभी लोग। ध्यान रहे, पेट में जलन हो, खट्टा डकार आए या गैस की समस्या हो, तब डॉक्टर जो है एंटासिड मेडिसिन लेने की सलाह देती है पेशेंट को। तो अब इसको ध्यान समझिए, परीक्षा में क्या पूछेगा, एंटासिड से क्या समझते हैं, प्रति अम्ल से आप क्या समझते हैं। तो परिभाषा वही होगा आपका, वैसे औषधि जो पेट की अम्लता को कम कर नियंत्रित करती है, एंटासिड कहलाते हैं। और उदाहरण सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, रेनिटिडिन, सिनिटिडिन, ईटीसी, ये सब आपका उदाहरण हो जाएगा।
ये कभी कभी पूछता है 2 एंटासिड का उदाहरण दीजिए। 2 एंटासिड का उदाहरण दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, रेनिटिडीन, सिनिटिडीन, ये सब आप उदाहरण में दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रति अम्ल, एंटी मलेरियल, ध्यान दीजिए, एंटी मलेरियल मतलब ये मलेरिया ज्वर में ये मेडिसिन का प्रयोग किया जाएगा। वैसे औषधि जिसका प्रयोग मलेरिया ज्वर में शरीर के ताप को कम करने में किया जाता है। जब मलेरिया वाला बुखार हो जाए तब जाकर के डॉक्टर एंटी मलेरियल मेडिसिन देती है बुखार को कम करने के लिए। तो मलेरिया कब होता है पेशेंट को? मादा एनोफिलीज नामक मच्छर काटने से होती है। जब किसी व्यक्ति को मादा एनोफिलीज मच्छर काट लेती है तब उसे मलेरिया बुखार हो जाता है, तो उसको कौन सी दवा दी जाती है? प्रति मलेरियल एंटी मलेरियल मेडिसिन दी जाती है। वैसे औषधि जिसका प्रयोग मलेरिया ज्वर में शरीर के ताप को कम करने में किया जाता है प्रति मलेरियल कराते हैं। उदाहरण हो जाएगा क्विनिन, ये रसायन दी जाएगी, क्विनिन दी जाएगी, या क्लोरोक्विनिन दी जाएगी, या पैराक्विनिन दी जाएगी। क्विनिन की दवा ही आपका प्रति मलेरियल में काम करता है, मतलब मलेरिया ज्वर में काम करता है। जब भी किसी व्यक्ति को मलेरिया ज्वर हो जाए, मलेरिया बुखार हो जाए, तो क्विनिन, क्लोरोक्विनिन या पैराक्विनिन मेडिसिन दी जाती है। ये चीजें तो परीक्षा में क्या पूछेगा? प्रति मलेरियल से आप क्या समझते हैं? 2 प्रति मलेरियल का उदाहरण दीजिए। तो यही परिभाषा आप लिख करके उसका दिए आप दोनों उदाहरण दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रतिहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन वैसे औषधि जिसका प्रयोग एलर्जी के उपचार में किया जाता है, एलर्जी के उपचार में किया जाता है, प्रतिहिस्टामिन कहलाते हैं। मतलब ये जो है एलर्जी वाले मेडिसिन है। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज से एलर्जी हो जाए, किसी को धूप से एलर्जी होता है, किसी को डस्ट से एलर्जी होता है, किसी को मेडिसिन से भी एलर्जी हो जाता है, इस तरह का एलर्जी के इलाज में किया जाता है। एलर्जी का लक्षण क्या है? छींक आना, नाक बहना, गले, नाक एवं आंख में खराश होना, आंख में जलन होना, ये सब एलर्जी का लक्षण होता है। ये किसी मेडिसिन का अगर एलर्जी हो जाता है तो चेहरे में जो है नोचने जैसी समस्या हो जाती है, ये हो जाती है, या फोड़ा होने लगता है शरीर में। ये एलर्जी की दवा काम में आता है प्रतिहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन। जैसे वैसे औषधि जिसका प्रयोग एलर्जी के उपचार में किया जाता है प्रतिहिस्टामिन कहलाते हैं। उदाहरण क्या होगा? ब्रोमफेनेरामिन, टरफेनाडिन, डाइफिनाइल हाइड्रामिन, डाइफिनाइल हाइड्रामिन दोनों एक ही होता है। डाइफिनाइल हाइड्रामिन ये चीजें हैं आपका, समझ पा रहे हैं क्या? ये ब्रोमफेनिरामिन, टरफेनाडिन, डाइफिनाइल हाइड्रामिन, ये एंटीहिस्टामिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए, इसका प्रयोग छींकना, नाक बहना, गले, नाक एवं आंख में खराश या जलन के इलाज में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, प्रशांतक, ट्रंकुलाइजर्स। ट्रंकुलाइजर्स को थोड़ा सा समझना ध्यान से। ट्रंकुलाइजर्स क्या होता है? वैसे औषधि जिसका प्रयोग तनाव, चिंता, अवसाद दूर करने में किया जाता है प्रशांतक कहलाते हैं। मतलब ये जो मेडिसिन है ट्रंकुलाइजर्स, ये तनाव, चिंता, अवसाद को दूर करने में, डिप्रेशन की दवा है, इसको दूर करने में किया जाता है। क्या कहलाता है? ये प्रशांतक कहलाता है। क्या क्या इसमें आएगा? कौन कौन से कंपोजिशन रहता है इसमें? देखिए, इक्विनिल, नार्डिल, एप्रोनियाजिड, ये प्रशांतक दवा है ट्रंकुलाइजर्स। तनाव, चिंता, अवसाद को दूर करने में प्रयोग में लाया जाता है। क्या क्या है? इक्विनिल, नार्डिल, एप्रोनियाजिड, ईटीसी, ये प्रशांतक। ध्यान रहे, परीक्षा पूछेगा प्रशांतक से क्या समझते हैं? 2 प्रशांतक का उदाहरण दीजिए, तो प्रशांतक का उदाहरण ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी या प्रतिरोधी क्या होता है? या ये एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी मेडिसिन का प्रयोग कैसे, कहाँ होता है, किस बीमारी में के इलाज में होता है? देखिए, वैसे रसायन जो जीवित ऊतकों पर उपस्थित सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकते हैं या नष्ट करते हैं, प्रतिरोधी कहलाते हैं। मतलब स्किन पर उपस्थित सूक्ष्मजीव के वृद्धि को रोकता है, इसको मारता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधी या प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक। क्या क्या है एंटीसेप्टिक में? डेटोल आएगा, सेवलोन आएगा, टिंक्चर आयोडीन आएगा, फ्यूरासिन आएगा, सोफ्रामाइसिन आएगा, फिनॉल आएगा,
या फिनॉल का 0.2% बिलियन आएगा, ये आपका एंटीसेप्टिक हो जाता है। ध्यान रहे, एंटीसेप्टिक स्किन पर लगाने वाली दवा है, स्किन पर लगाने, ये खाने की दवा या पीने की दवा नहीं है, ये स्किन पर लगाने की दवा है, क्योंकि स्किन पर उपस्थित सूक्ष्मजीव को ही मारता है। डेटोल, सेवलोन, टिंचर आयोडीन, फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, फिनॉल, ये सब चीजें आपका स्किन पर लगाने वाली दवा है, इसको कहा जाता है प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक। आजकल मार्केट में बहुत सारे क्रीम भी एंटीसेप्टिक मिलने लगे हैं, पहले से ये सारा चीजें मिक्स किया रहता है उसमें। तो ध्यान रहे, फिनॉल का 0.2% बिलियन जो होता है एंटीसेप्टिक रूप में इस्तेमाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका उपयोग जीवित ऊतकों जैसे त्वचा के कटने या घाव होने पर किया जाता है, पहले ही बताया जा चुका है। डेटोल में देखिए, डेटोल में कौन कौन से केमिकल होते हैं, डेटोल में क्लोरोजाइनिनोल एवं टर्पेनियोल होता है, क्लोरोजाइलिनोल और टर्पेनियोल का मिश्रण होता है कौन, डेटोल। डेटोल में दो केमिकल, ये क्लोरोजाइलिनोल और टर्पेनियोल, ये दो मिला करके डेटोल बनाया जाता है। आयोडीन, अल्कोहल एवं पानी के 2 से 3% बिलियन को टिंचर आयोडीन कहते हैं। ध्यान रहे, टिंचर आयोडीन क्या होता है उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है टिंचर आयोडीन क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ होता है। ध्यान रहे, टिंचर आयोडीन एंटीसेप्टिक होता है और इसका प्रयोग घाव में किया जाता है या स्किन पर उपस्थित सूक्ष्मजीव को मारने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, विसंक्रामक डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे रसायन जो जीवाणु या सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं एवं जीवित ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं। ध्यान रहे, ये विसंक्रामक का प्रयोग हम फर्श पर, घर में फर्श पर या बाथरूम में उपस्थित सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए किया जाता है। और ध्यान रहे, जीवित ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है, ये स्किन पर डालिएगा तो स्किन को आप खराब कर देगा। तो ये विसंक्रामक होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। क्या क्या आएगा, ब्लीचिंग पाउडर आएगा, क्लोरीन आएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आएगा, फिनॉल का 1% बिलियन आएगा। ध्यान रहे, यहाँ पर फिनॉल का 0.2% बिलियन एंटीसेप्टिक था, स्किन पर लगाने वाली थी, जबकि फिनॉल का 1% बिलियन जो हो जाएगा, फिनॉल का 1% बिलियन ये फर्श पर उपस्थित सूक्ष्मजीव को मारने के लिए, अर्थात फर्श को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। बाथरूम या टॉयलेट में सूक्ष्मजीव को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग आजकल हार्पिक या लाइजोल ETC इस्तेमाल करते हैं, तो हार्पिक लाइजोल में क्या होता है, यही सब होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, फिनॉल होता है, क्लोरीन होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है, ये सब प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। या फिनॉल का 1% बिलियन प्रयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग फर्श, बाथरूम को साफ करने में किया जाता है। तो समझ गए होंगे सभी लोग अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ये होता है जनसंख्या नियंत्रक औषधि, जनसंख्या नियंत्रक औषधि से कहा जाता है वैसे औषधि जिसका प्रयोग जनसंख्या नियंत्रण में किया जाता है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहलाते हैं। क्या क्या है ये, नॉरएथिंड्रोन है, नोवेस्ट्रोल है, ये सब आता है। ये मेडिसिन प्रायः ये मेडिसिन का प्रयोग जो है फीमेल के द्वारा किया जाता है, स्पेशल फीमेल के लिए ही बना है। फीमेल में जो हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स, उसको किल करने के लिए ये बनाया जाता है, नॉरएथिंड्रोन और नोवेस्ट्रोल। ये तक समझ में आ गया होगा औषधि के बारे में अच्छी तरह से। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जनसंख्या नियंत्रक औषधि है, नॉरएथिंड्रोन और नोवेस्ट्रोल ये। चलिए, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्या होता है समझ लीजिए। वैसे रसायन जो जीवाणु, कवक एवं फफूंद द्वारा उत्पन्न होते हैं और मनुष्य एवं अन्य जीवों के शरीर में संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को वृद्धि को रोकते हैं या नष्ट करते हैं, क्या कहलाता है, एंटीबायोटिक कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट औषधि है ये एंटीबायोटिक। सर्वप्रथम सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक का आविष्कार किया। सबसे पहले नंबर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ही बना था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 ईस्वी में, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं एंटीबायोटिक, ध्यान रहे, एंटीबायोटिक जो है सूक्ष्मजीव से ही उत्पन्न होता है और सूक्ष्मजीव को ही मारता है,
और ये जितने प्रकार की बीमारी है सभी प्रकार की बीमारी में प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक। ठीक है, जो शरीर में उपस्थित, जो शरीर में सूक्ष्मजीव है, जो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है सूक्ष्मजीव, उस सूक्ष्मजीव को ही मारता है और सूक्ष्मजीव से ही बनाया जाता है इसको। चलिए, एंटीबायोटिक दो प्रकार के होते हैं, एक बैक्टीरिसाइडल और एक होता है बैक्टीरिस्टेटिक। तो बैक्टीरिसाइडल का साइडल समझ में आ रहा है, मार ही देगा, साइडल स्टेटिक मतलब वृद्धि को रोकेगा। वैसे प्रतिजैविक जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, मार ही देते हैं सूक्ष्म जीवों को, बैक्टीरिसाइडल कहलाते हैं। तो पेनिसिलिन, ओफलोक्सासिन, ईटीसी, ये जो है एंटीबायोटिक बैक्टीरिसाइडल, ये सूक्ष्म जीव को मार ही देते हैं। ठीक है, कौन कौन? पेनिसिलिन और ओफलोक्सासिन। चलिए नेक्स्ट है बैक्टीरियोस्टेटिक, वैसे प्रतिजैविक जो सूक्ष्मजीव के वृद्धि को रोकते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक कहलाते हैं। ये सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने वाली एंटीबायोटिक, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, ईटीसी, ये प्रतिजैविक जो है वृद्धि को रोकने वाला। मारने वाला कौन है? बैक्टीरिसाइडल कौन है? पेनिसिलिन, ओफ्लोक्सासिन। और वृद्धि को रोकने वाला कौन है? इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, ईटीसी। नेक्स्ट फिर देखिए प्रतिजैविक के प्रकार, दो तरह के प्रतिजैविक होते हैं, फिर से समझिए। ये बृहद परास प्रतिजैविक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं इसको। वैसे प्रतिजैविक जो ग्राम धनात्मक एवं ग्राम ऋणात्मक दोनों प्रकार के जीवाणु को नष्ट करते हैं या वृद्धि को रोकते हैं। ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक सभी प्रकार के सूक्ष्मजीव के वृद्धि को रोकेगा या नष्ट करेगा, बृहद परास प्रतिजैविक कहते हैं इसको। एम्पिसिलिन कहते हैं, एमोक्सिसिलिन कहते हैं, ओफ्लोक्सासिन कहते हैं, क्लोरामफेनिकोल, ईटीसी, ये सब आ जाता है इसमें। ये सब एंटीबायोटिक, सभी एंटीबायोटिक, ये सब जितने भी एंटीबायोटिक देख रहे हैं सब पेनिसिलिन से व्युत्पन्न ही है, पेनिसिलिन से ही बनाया गया है। ये सब पेनिसिलिन से ही, ये सभी एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ओफ्लोक्सासिन, क्लोरामफेनिकोल, ये सब उसी से तैयार किया गया है। ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, अच्छे किस्म के एंटीबायोटिक। चलिए, संकीर्ण प्रास प्रतिजैविक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, वैसे प्रतिजैविक जो ग्राम धनात्मक या ग्राम ऋणात्मक जीवाणु को नष्ट करते हैं या वृद्धि को रोकते हैं। या हो जाएगा यहाँ पर, ग्राम धनात्मक या ग्राम ऋणात्मक जीवाणु को नष्ट करते हैं या वृद्धि को रोकते हैं। कौन हो जाएगा? पेनिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक संकीर्ण प्रास प्रतिजैविक में आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं आपका, ये था आपका मेडिसिन की चर्चा। तो सभी लोग अच्छी तरह से उम्मीद करते समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो एक बार और वीडियो को अच्छी तरह से आप देख लीजिए और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये परीक्षा में पूछना तय है, इससे आपको 5-6 नंबर का परीक्षा में हर हाल में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके पूछा जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।